17 साल की बेटी अपनी माँ के प्रेमी को फ़ोन करती है, उससे बोलती है ज़रा घर पर आ जाइए अंकल, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, माँ घर से बाहर गई हुई हैं, मुझे काम है। और प्रेमी ये बात सुनते ही फ़ौरन घर पर पहुँचता है कि उसकी प्रेमिका की नाबालिग बेटी, इतनी छोटी मासूम सी बेटी है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ़ हो। और जैसे ही माँ का प्रेमी घर पर आता है तो बेटी उसके दोनों हाथों को पकड़कर कमरे की तरफ ले जाती है, उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम मेरी माँ को प्यार करते हो, मेरी माँ के साथ रोमांस वगैरह करते हो, प्यार मोहब्बत करते हो, तुम मेरे साथ भी वही करो, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। थोड़ी देर के लिए जो प्रेमी था वो ये बात सुनकर सटपटा जाता है, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि 17 साल की लड़की एक 37 साल के शख्स से बोल रही हो, वो भी संबंध बनाने की, वो भी उसकी प्रेमिका की बेटी जिसको वो खुद बेटी बोलता है। लेकिन उसके बाद वो उसकी आंखों में हवस जाग जाती है और वो उस बेटी के साथ संबंध बनाता है और फिर उसकी माँ के साथ भी। अब सुबह बेटी के साथ, शाम को माँ के साथ सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। माँ और बेटी दोनों ही उस युवक से, उस शख्स से बेशुमार प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही इस घटना का खुलासा होता है, माँ को पता चलती है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो फिर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसमें एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जो प्रेमी था वो दोनों को प्यार करने के लिए तैयार था, उसको कोई किसी से परेशानी नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन माँ और बेटी दोनों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष होता है कि जिसमें एक की मौत होती है। लेकिन किसने किसको मारा और प्यार प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा मामला आपको चौंका देगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल में हमारी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन जब आज की जो घटना थी उस घटना को हमने पढ़ने के बाद हमारा मन हुआ कि फ़ौरन आपको ये घटना सुनाई जाए, क्योंकि बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली घटना। और ये जो घटना है ये गुजरात का एक शहर है माधापारा, वहीं से 55 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है हमीरा मोरा गांव। वो काफ़ी आउट इलाका है, वहाँ पर जैसे दूर दराज बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्री इलाका है, समुद्र के पास ये गांव बसा हुआ है। कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार, महीनों 2 महीनों में कुछ लोग पहुँचते हैं, वो भी चुनिंदा लोग। वो गांव है, वहीं पर उसी गांव में 30 अगस्त को जो समुद्र था, वहीं समुद्र के पास कुछ कौवे एक लाश को नोच रहे होते हैं। गांव के लोग, गांव वालों की नज़र पड़ती है, वो लाश वहीं की जो समुद्री मिट्टी थी उसके ज़मीन के नीचे दबी हुई थी और लाश की हालत पूरे तरीके से बेकार हो चुकी थी, वो सड़ चुकी थी। चील, कौवे जो जानवर हैं, उन लोगों ने नोच नोच कर उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और अभी तक किसी की नज़र इसलिए नहीं पड़ पाई थी क्योंकि उस जगह पर जो हमीरापुर गांव का जो वहाँ जो समुद्री इलाका है वहाँ कोई जाता नहीं है। जैसे मैंने बताया 3-4 महीने में एक आध बार लोग वहाँ पर जाते हैं। वहीं पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुँचती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। जो लाश का चेहरा था वो पूरी तरीके से ख़राब सा हो चुका था। जब महिला की लाश को पहचान करवाई जाती है, लोगों से पूछा जाता है, गाँव के अंदर पूछा जाता है, तो गाँव कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो गुमशुदा हो। फ़ौरन जो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, पता किया जाता है कि महिला की कितनी उम्र होगी, इसका स्केच बनाया जाए, इसका फ़ोटो निकाला जाए और फिर पुलिस महिला की शिनाख्त करवाने के लिए उसके फ़ोटो को निकालती है और चारों तरफ गांव में चिपकवा देती है। लोगों से पूछताछ करती है, व्हाट्सएप पर फ़ोटो को शेयर किया जाता है, तमाम थानों में, आसपास के जितने भी थाने थे वहाँ पता किया जाता है कि कोई महिला गुमशुदा हो, पता चल सके। लेकिन महिला का पता नहीं चल रहा था। 1-2 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद पुलिस ने जितने भी इलाके थे वहाँ खबर पहुँचा दी थी। वहीं एक शख्स उस फ़ोटो को देखने के बाद नीचे जो पुलिस का नंबर दिया गया था उस पर कॉल करता है और बोलता है कि सर, ये जो महिला है उसे इस गांव के अंदर आज से 1.5 महीने पहले आई थी। ये जुलाई 13 जुलाई को यहाँ पर एक समारोह हुआ था। इसी जो हमीरा बोरा गांव है उस समुद्र के किनारे जहाँ पर इसकी लाश मिली है, ये 4 लोग थे। मुझे इस वजह से इस महिला का चेहरा याद है कि इसने मुझसे बातचीत की थी और मुझे पक्का याद है ये वही महिला है। पुलिस पूछताछ करती है तो गांव के लोग बताते हैं कि 13 जुलाई को 1.5 महीने पहले यहाँ पर एक समारोह हुआ था, पेंटिंग समारोह था। कुछ लोग बाहर से अलग अलग जगहों से आए थे जिन्होंने समुद्र के किनारे डूबते हुए सूरज की पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद सारे लोग वापस चले गए थे
और शायद ही उसी में से महिला होगी। फ़ौरन जो पुलिस थी, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम करवाया था, उनसे पूछताछ की जाती है, महिलाओं के बारे में सारे फ़ोटोज़ वगैरह सब पता किए जाते हैं। और उसी बीच जो 4 लोगों के साथ जो मेन आदमी था, जो उन 4 लोगों को लेकर आया था, उसमें नाम निकलता है ज्योति याना का। ये ज्योति याना की उम्र 37 साल थी। वहीं पुलिस ज्योति याना के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो हमीर मोरा गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर माधापारा का रहने वाला है और माधापारा में भुज में रहता है। फ़ौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है, ज्योति याना को हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ करती है कि 13 जुलाई को तुम उस कार्यक्रम में गए थे, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था और जो महिला थी वो महिला कौन थी, तुमने उस महिला की हत्या की। महिला के बारे में पता किया जाता है तो वो बताता है कि जो महिला गई थी वो मेरी दोस्त थी जिसका नाम लक्ष्मी है। पुलिस समझ जाती है कि लक्ष्मी की हत्या की गई होगी। लक्ष्मी के घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि घर पर कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़की टहल रही है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और जो लक्ष्मी थी वो तुम्हारी कौन थी। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 17 साल है, मैं लक्ष्मी की बेटी हूँ और मेरे पिताजी काम पर गए हुए हैं। जो मेरी माँ है वो 1.5 महीने पहले अचानक से गुम हो गई, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गई हैं। अभी पुलिस को कुछ नहीं पता थी। दूसरी तरफ पुलिस ज्योति याना को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ज्योति याना टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, लक्ष्मी की हत्या मैंने की है, लेकिन हत्या अकेले मैंने नहीं की, बल्कि उसकी जो 17 साल की बेटी है स्नेहा, उसने मेरे साथ मिलकर उस हत्या में वो शामिल थी और हम लोगों ने मिलकर ही हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है और ज्योति याना और जो स्नेहा थी दोनों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती है। तो ज्योति याना खुलासा करता है, वो बताता है कि मैं पेंटर की दुकान चलाता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, जो गाड़ी वगैरह होती हैं उन पर पेंटिंग करना, नंबर प्लेट डालना, ये सारे काम करता हूँ। और इसी बीच जो लक्ष्मी थी वो उसको पेंटिंग का ज़्यादा शौक़ है तो वो मेरे पास आई थी, मुझसे बोला था कि पेंटिंग बनाना मुझे भी सिखाओ और मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं कहीं पर आने जाने के, मुझे भी अपने साथ ले जाया करो। 7 महीने पहले वो मेरे पास आई थी। 7 महीने पहले से ही मेरी दोस्ती हुई और फ़ौरन उसके साथ मेरी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। जब उसका पति काम पर चला जाया करता था तो मैं उसके घर जाता, उसके साथ संबंध बनाता। उसकी 17 साल की जो बेटी थी वो भी मेरी दोस्त बन चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना ही मेरी प्रेमिका लक्ष्मी को पता था कि जो उसकी बेटी है उसका दिल भी मेरे ऊपर आ चुका है। अब जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता तो मैं लक्ष्मी को ले जाता, उसकी बेटी को ले जाता, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। ज्योति याना बताता है कि एक दिन अचानक से उसकी बेटी जो स्नेहा है उसका फ़ोन आता है, वो मुझे अपने घर बुलाती है किसी काम से। जब मैं घर पर पहुंचता हूं तो वो मेरे साथ संबंध बनाने की डिमांड रखती है। वो मुझसे बोलती है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, जैसे आप मेरी माँ को प्यार करते हो मेरे साथ भी मुझे प्यार करो, मैं आपको भी बहुत पसंद करती हूँ। और जब ये बात ज्योति याना सुनता है तो वो खुश हो जाता है, उसके तो मज़े आ जाते हैं। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे, एक तरफ माँ एक तरफ उसकी जवान बेटी जिसकी उम्र अभी महज 17 साल थी। वो बहुत खुश था। अब जब वो पहले उसकी माँ के साथ संबंध बनाता और चुपके से उसकी बेटी के साथ संबंध बनाता, सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन जब जो स्नेहा थी वो ज्योति याना को घर बुलाती है, उसके साथ संबंध बना रही होती है, तो उसी बीच उसकी माँ लक्ष्मी आ जाती है और लक्ष्मी घर में घुसती है और वो देखती है कि उसकी बेटी के साथ उसका प्रेमी आपत्तिजनक हालत में है। वो इसका विरोध करती है, लेकिन वो इसका इतना ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती कि बाहर लोगों को पता चले या फिर पुलिस में पता चले या उसके पति को पता चले। वो उस बात को वहीं की वहीं दबा देती है, अपने प्रेमी को समझाती है, अपनी बेटी को समझाती है। लेकिन प्रेमी बोलता है कि तुम भी तो मेरे साथ गलत कर रही थी, अगर तुम्हारी बेटी मुझे पसंद करती है तो उसे पसंद करने दो। जब वो बेटी को समझाती है तो बेटी बोलती है कि माँ तुमने 2 शादियाँ की, क्योंकि जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी ने पहली शादी की थी, तो पहली शादी करने के बाद लक्ष्मी की ये बेटी हुई थी स्नेहा, और लक्ष्मी ने फिर दूसरी शादी की। ये लक्ष्मी का दूसरा पति था जो दिन भर काम पर रहता था और उसकी गैर मौजूदगी में लक्ष्मी उस पेंटर ज्योति याना को अपने घर बुलाती थी। तो स्नेहा बोलती है कि मैं तुम्हारे प्रेमी को प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ। लेकिन माँ के दिमाग पर मानो वो ऐसा बर्दाश्त कैसे कर लेती। जो लक्ष्मी थी उस पर बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बेटी उसके प्रेमी से संबंध बनाए। वो इसका विरोध करने लगती है और ज्योति याना से साफ बोल देती है कि आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं आओगे, अगर तुम मेरे घर आओगे
तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी या फिर तुम्हारे साथ मारपीट करूंगी, तुम्हें मारूंगी, पीटूंगी। ये सारी बातें बोलकर वो उसको समझाने की कोशिश करती है, वहीं बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो स्नेहा थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो अपनी माँ को अब अपने प्रेमी के बीच में नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ को साफ़ कर दे और हमेशा ज्योतियाना के साथ रहे, ज्योतियाना से साथ शादी कर ले। और इसीलिए वो ज्योतियाना से बोलती है कि तुम ऐसा करो, मेरी माँ की हत्या कर दो, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, तुम उसके साथ कैसे रहोगे? मैं जवान हूँ, अब मैं बड़ी होंगी और मैं तुमसे बड़े होकर तुम्हीं को प्यार करूँगी। मेरी माँ ने 2 शादियाँ की हैं। ऐसी ऐसी बातें कर कर वो ज्योतियाना को बहका देती है और फिर ज्योतियाना के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि कोई कार्यक्रम के बहाने से हम लोग किसी जगह पर ले चलते हैं, वहीं पर ले जाकर हत्या कर देंगे। और 13 जुलाई को ज्योतियाना लक्ष्मी से बोलता है, क्या हम लोगों को हमीर मोरा गांव में जाना है, वहाँ पर एक कार्यक्रम है और उसी गांव में ये 3 लोग आते हैं। साथ में ज्योतियाना अपने साथ एक युवक को और लेकर आता है। टोटल 4 लोग थे ये। उस कार्यक्रम में होने के बाद शाम को जो वहाँ का समुद्री इलाका था, वहाँ घूमने की बोल कर निकलते हैं। लक्ष्मी को साथ में लेकर निकले हुए थे। लक्ष्मी को कानो कान खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। तीनों पहले से प्लानिंग बनाकर तैयार थे। तीनों जो लक्ष्मी थी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वहीं ज्योतियाना एक पत्थर उठाकर लक्ष्मी के सर में मारता है और फिर तीनों लक्ष्मी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पर उसको पत्थरों से मार मूर कर डाल देते हैं और जो समुद्री रेत होती है उसको खोद कर वहीं पर लक्ष्मी की लाश को दफन कर दिया जाता है। लेकिन 1.5 महीने के बाद समुद्र की लहरें आकर उस जो रेत को हटा देती हैं और फिर कौवे नोचना शुरू करते हैं। फिर इस घटना का खुलासा होता है। वहीं पुलिस और जितने भी गांव के लोग थे, हर कोई हैरान था कि भला 17 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। करने की वजह ये होती है कि जो चीज़ हम देखते हैं, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, जब वो पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज़ को देखेगा, क्या उसकी माँ अवैध संबंध बना रही है, उसकी माँ किसी के साथ रोमांस कर रही है, किसी के साथ घूम रही है, किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी ऐसी इच्छाएं जागेंगी, उसका भी मन वही करने का होगा। और वैसा ही लक्ष्मी के साथ हुआ। अगर लक्ष्मी अपने प्रेमी के साथ अलग जाकर संबंध बना लेती, घर से बाहर जाकर बना लेती, अपनी बेटी के सामने वो काम ना करती, तो शायद उसकी बेटी के अंदर भी ऐसी ख्वाहिशें ना जागती और उसकी बेटी इस घटना को अंजाम ना देती। तो इसीलिए जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। माँ ने गलत किया, माँ को फल मिला और माँ की खुद हत्या हो गई। वही जो स्नेहा थी वो अब जेल में चली गई और जो ज्योतियाना था वो भी चला गया और जो उसका दोस्त है उसको पुलिस ढूंढ रही है, उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस घटना में सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन होता है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कसूरवार लक्ष्मी है कि लक्ष्मी ने अपने अवैध संबंधों में अंधी होकर उसने सारी जितनी भी इज्जत होती है उसको ताक पर रख दी और अपने प्रेमी को खुल्लम खुल्ला घर पर बुलाती, अपनी बेटी के सामने संबंध बनाती और उसी का संबंध बनाने का अंजाम कि उसकी बेटी ने उसकी हत्या कर दी, वो भी उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाने के बाद। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।